हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू करते हैं अपनी सेकंड वीडियो के साथ जिसमें हम अपने यूज़ डिस्कस कर रहे थे। तो हमारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ अकाउंटिंग एज ए प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। कि हमारी जो अकाउंटिंग है उसकी फ़ाइनल स्टेज क्या है एज ए प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन में। तो हमारी कुछ स्टेजेस होती हैं अकाउंटिंग में। तो सबसे पहले जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी सबसे पहले ट्रांजैक्शन होती है हमारी, एक सेकेंड। सबसे पहले हमारी ट्रांजैक्शन है जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं। किस में रिकॉर्ड करते हैं? ट्रांजैक्शन को जर्नल में। उसके बाद जर्नल से हम पोस्टिंग करते हैं किस में? लेजर में। और लेजर के बाद हम बैलेंसिंग करते हैं लेजर की। बैलेंसिंग करते हैं हम लेजर की। उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं। आफ्टर डैट उसको एनालाइज करते हैं एंड इंटरप्रेट करते हैं। और उसके बाद इंफॉर्मेशन को हम ट्रांसमिट करते हैं और उसके बाद डिसीजन मेकिंग होती है। तो ये एक पूरी प्रोसेस है जो हम अकाउंटिंग में करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं क्योंकि हम सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड करते हैं। उसके बाद जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, देन लेजर, देन उसका लेजर का बैलेंस करते हैं और ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, देन बैलेंस शीट। उसके बाद हम एनालाइज एंड इंटरप्रेट करते हैं जो भी इंफॉर्मेशन हमारे फाइनल अकाउंट्स में गिवन होती है। और उसके बाद हम जो भी इंटरेस्टेड यूज़र्स होते हैं जो कि इंटरनल एंड आउटसाइड ऑफ द बिजनेस हो सकते हैं, उनको हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं। एंड एट द फाइनल स्टेज डिसीजन मेकिंग इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन आवर अकाउंट्स, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो क्या हम फाइनल स्टेज लास्ट में हम एनालाइज करते हैं। सेकंड इज़ कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, या हम कम्युनिकेट करते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा इन द बुक ऑफ अकाउंट, रिकॉर्ड करते हैं। या प्रिपरेशन ऑफ समरी इन द फॉर्म ऑफ फाइनल स्टेटमेंट। हम समरी बनाते हैं, क्या करते हैं? तो हमारा इसका आंसर है वो क्या रहेगा? आंसर नंबर 2। क्योंकि डिसीजन मेकिंग गिवन नहीं है ऑप्शन में, तो उससे पहले वाला स्टेप क्या था कि हम अपनी ट्रांसफ़र करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड यूज़र्स। तो ये इसका हमारा क्या रहेगा? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है? द नंबर 1, द अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज़ कॉल्ड रेवेन्यू। ये तो ठीक है क्योंकि जब हम सेल करते हैं अपने सामान को और उसके बदले में जो हमें पैसा मिलता है उसको क्या बोलते हैं? हम रेवेन्यू ही तो बोलते हैं। एंड सेकेंड इज़, द मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस इज़ कॉल्ड कैपिटल। ये भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि जो भी ओनर कैपिटल लगाता है बिजनेस में, पैसा लगाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। थर्ड इज़, द ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ सेम नेचर एट वन प्लेस इज़ कॉल्ड रिकॉर्डिंग। जब हम एक ही जैसी ट्रांजेक्शन को एक जगह पे रिकॉर्ड करते हैं तो उसको रिकॉर्डिंग बोलते हैं। नहीं, अगला और देखते हैं एक बार। नेक्स्ट ऑप्शन इज़, एसेट माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है कि जैसे जो भी हमारी एसेट्स होती हैं, क्योंकि हमारी बैलेंस शीट होती है उसमें एक साइड एसेट्स होती है और एक साइड लाइबिलिटी। एसेट्स में हमारी करंट एसेट्स होती हैं एंड नॉन करंट एसेट्स होती हैं, और यहाँ पे टोटल एसेट्स आ जाएंगी। इधर हमारी लाइबिलिटी में शेयर होल्डर्स कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस जो इसी के अंदर इंक्लूड होते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी ये इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी चीज़ें हैं जो इंक्लूडेड होती हैं हमारी बैलेंस शीट में। तो एसेट्स में से अगर हम एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ माइनस कर देंगे, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ क्या होती है? जो नॉन करंट एंड करंट लाइबिलिटीज़ हैं उसको माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? सिर्फ शेयर होल्डर फंड बचेगा। और शेयर होल्डर फंड को ही तो हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं ना, जो हमारा ओनर लगाता है, ठीक है। तो ये सी है, जो ऑप्शन सी है ये हमारा करेक्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 23, द मनी रिसीव्ड बाय ओनर इन बिजनेस इज़ नोन एज। अगर हमारी जो पैसा रिसीव्ड हुआ है किसके द्वारा, ओनर के द्वारा बिजनेस में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। गुड्स, एसेट और बिल्डिंग, तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग हमने अच्छे से पिछली वीडियो में भी मैंने समझाया था क्वेश्चन के थ्रू कि बुक कीपिंग क्या होती है, जिसमें हम हमारी जो बिज़नेस की फाइनेंशियल या मॉनेटरी फॉर्म में जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और उनके समरी मेंटेन कर समराइज करते हैं। तो ये सारी क्या होती है, बुक कीपिंग में होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसमें, रिकॉर्डिंग इन प्रिलिमिनरी बुक्स। तो हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, ए ही ठीक है, क्योंकि हम प्रिलिमिनरी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं बुक कीपिंग में। प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट नहीं, वो तो हम पीएलएल में ही कैलकुलेट करते हैं। राइटिंग पार्टनरशिप नो। तो आंसर इज रिकॉर्डिंग इन प्रिलिमिनरी बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A seller gave his goods worth 2000 to a buyer for 1800. The difference of 200 will be termed as। एक सेलर है, वो अपना 2000 का सामान एक बायर को 1800 में देता है, तो उसको हम, और 200 रुपये का जो डिफरेंस बच गया उसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट इज़ द कैश डिस्काउंट, सेकंड इज़ द ट्रेड डिस्काउंट, थर्ड क्रेडिट सेल एंड बैड डेट। अब हमें पता है कि वो डिस्काउंट ही है, तो ये दो ऑप्शन तो कट हो गए हैं, ठीक है। तो सिर्फ बचा कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। तो अब हम समझते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है। इनमें से एक है, जबकि कैश डिस्काउंट है वो हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, लेकिन जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन नहीं करते हैं, उसको सीधा गुड्स में से माइनस करके, जैसे अभी 2000 का सामान था उसको सीधा 1800 पे रिकॉर्ड किया है, तो 200 है वो हमने दिखाया ही नहीं कि हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया है, ठीक है। लेकिन उसी की जगह अगर ये कैश डिस्काउंट होता तो हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में शो कर दें। जो हमारा कैश डिस्काउंट होता है वो हम कैश में पेमेंट को प्रमोट करने के लिए, कि इमीडिएटली कैश में पेमेंट हो जाए, हमारा मनी रिसीव हो जाए, इसलिए हम देते हैं। और ट्रेड डिस्काउंट हम बल्क में सामान को सेल करने के लिए देते हैं। तो जो ये दिखा नहीं रखा है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द पर्पज़ ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कौन से किसका पर्पज़ होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का? ऑथेंटिसिटी, फेयरनेस ऑफ रिकॉर्डिंग अमाउंट, ओनरशिप, नन ऑफ द अबव। तो ओनरशिप, जनरली जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? कोई भी एक्ट है, स्टेट ऑफ बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द, अपने वर्क के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो इसमें कौन होगा? ओनर। ओनर रिस्पॉन्सिबल होता है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द बिजनेस। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मेन फंक्शन क्या होता है? रिकॉर्डिंग ऑफ इकोनॉमिक डाटा, इकोनॉमिक डाटा को रिकॉर्ड करना, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन बेस फॉर वर्क के बेस के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना बिजनेस ट्रांजैक्शन का, अचीवमेंट ऑफ नॉन इकोनॉमिक गोल्स। तो हमारा जो ये लास्ट ऑप्शन है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक गोल्स। नॉन इकोनॉमिक गोल्स क्या होते हैं? जो हम प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं कर रहे, लेकिन जो विदाउट प्रॉफिट मोटिव कर रहे हैं तो वो हमारे अकाउंटिंग में हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो ये तो नहीं होगा। सिर्फ इकोनॉमिक डाटा रिकॉर्ड करते हैं ऐसा भी हम नहीं बोल सकते। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन बेस फॉर वर्क, अपने काम के लिए एक बेस प्रोवाइड करने के लिए, तो ये भी करेक्ट नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं अकाउंटिंग में, हमने पढ़ा है, हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं लेजर में बिजनेस ट्रांजेक्शन को। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अकाउंटिंग इक्वेशन। हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? मैंने आपको पहले भी बैलेंस शीट बना के दिखाया था। अगर मान लो इधर एसेट है, इधर लाइबिलिटीज़ है, तो यहाँ पे करंट एसेट, यहाँ पे
नॉन करंट एसेट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं, इधर शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड द करंट लाइबिलिटी। तो हमारी क्या होगी, कैपिटल किसके इक्वल होती है, जो हमारी कैपिटल है वो किसके इक्वल होती है। तो कैपिटल तो ये होती है जो शेयर होल्डर फंड है, ये हमारी नॉन करंट और करंट लाइबिलिटी होगी, इधर हमारे एसेट्स हो गए। तो अगर एसेट्स में से हम ये लाइबिलिटी माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा ना, क्योंकि ये इधर टोटल मान लो ये 2 है, ये भी 2 है और ये 5 है, 5 नहीं होगा, ये 4 है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल होते हैं, बैलेंस होते हैं। तो अगर हमारी एसेट्स 4 हैं और हमारी 2 एक्सटर्नल लाइबिलिटी है तो उसमें से माइनस करेंगे 2, तो हमारे शेयर होल्डर फंड जो कि कैपिटल है वो आ जाएगी। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, एक सेकेंड भाई पूरा, तो हमारा क्या हुआ, इसमें कैपिटल किसके इक्वल होगी, तो एसेट माइनस लाइबिलिटी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज कैपिटल अकाउंट इज, हमारा जो कैपिटल अकाउंट होता है वो कैसा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, इम्पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, कैसा होता है। तो हमारा जो कैपिटल अकाउंट होता है वो किसी पर्सन से रिलेटेड होता है, तो वो हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, क्योंकि वो भी ओनर ऑफ द बिजनेस से रिलेटेड होता है। ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, ऐसे होता है ना, राम कैपिटल अकाउंट, श्याम कैपिटल अकाउंट, तो ये पर्सन से रिलेटेड है, तो ये क्या होगा हमारा पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन, यही क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट हो रखा है। तो हमारी एसेट्स हैं वो किसके इक्वल होती हैं, एसेट्स हैं हमारी वो इक्वल होती हैं ओनर्स इक्विटी के, एसेट्स हमारी लाइबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी की। तो मैंने आपको बैलेंस शीट समझा दी तो आपको समझ आ जाएंगे कि हमारी इधर एसेट्स थी तो वो किसके इक्वल थी, इधर हमारी ओनर्स इक्विटी थी और नीचे क्या थी, लाइबिलिटी थी, करंट एंड नॉन करंट। तो ओनर्स और इक्विटी और लाइबिलिटी को प्लस कर देंगे तो हमारी एसेट साइड की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन ठीक है। जिसको ये बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर समझ आ गया तो उसको इस अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। Next question is the head office of Institute of Cost and Work Account of India is located at, तो जो हमारा हेड ऑफिस है किसका, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट ऑफ इंडिया, तो वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो जो हेड ऑफिस है वो हमारा कहाँ पे लोकेटेड है, कोलकाता में। तो लर्न करने वाली बात होगी, ठीक है। और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट इसका कब हुआ था बताएंगे, 28 मई 1959, इम्पोर्टेंट डेट है, लर्न रखनी है। 28 मई 1959, 28 मई 1959 को ये इस्टेब्लिश हुआ था, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क। और याद रखने के लिए सी से क और कोलकाता ऐसे याद रख सकते हो, सी से जोड़ के इसको, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट कहाँ पे है, कोलकाता में है और 28 मई 1959 को इस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट इज डैश इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम। तो ये तो आई थिंक सभी को पता होगा, जो कॉमर्स स्टूडेंट है उनको सभी को पता होगा कि हमारे जो फादर हैं मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम के वो कौन है। तो लूका पैसियोली इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम बोला जाता है। इनकी बुक थी एक डी कंप्यूसेट स्क्रिप्चर्स, क्या बुक का नेम क्या था, डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्ट्राइज, ये इनकी बुक का नाम था, जो कि पब्लिश हुई थी कब, 1494 में, कहाँ पे, वीनस इटली में, ठीक है। वीनस इटली में ये पब्लिश हुई थी, इन विच डबल एंट्री सिस्टम वाज एक्सप्लेन, ठीक है। और इसीलिए इनको फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम भी बोला जाता है। तो इनको और क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग एंड द फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो इनको फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम एंड द मॉडर्न अकाउंटिंग बोला जाता है। इनकी बुक थी डी कंप्यूसेट स्क्रिप्चराइज, जो कि पब्लिश हुई थी 1494 में इटली में, ठीक है। 1494 में इटली में।
सेकेंड भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो इनमें से हमारा कौन सा फंक्शन नहीं है अकाउंटिंग का। सबसे फर्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस रिकॉर्ड को ऑर्गेनाइज करना, ये फंक्शन नहीं है। प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, मीटिंग स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो कौन सा हमारा अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना हमारा अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है। हम अकाउंटिंग करते हैं स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए, अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और बिजनेस में रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। ये आप एक फीचर है इसकी जो याद रख सकते हो कि हम एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, बिजनेस की जो एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी अकाउंटिंग करते हैं। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज़ नॉट वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव और फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। जो अकाउंटिंग होती है वो हमारे बिजनेस की लैंग्वेज होती है। एंड द सेकंड इज अकाउंटिंग प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन नीडेड बाय ए बिजनेसमैन। तो दोनों ठीक हैं। अकाउंटिंग हमारे बिजनेस की लैंग्वेज होती है क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन जो चाहते हैं बिजनेस से रिलेटेड वो अकाउंटिंग के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, और ये इंफॉर्मेशन नीडेड बाय बिजनेसमैन, और ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो दोनों बातें ठीक हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये टाइपिंग मिस्टेक है, इनको आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, करेक्ट है और ये ऑल है। एंड आंसर इज ए। नेक्स्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन। जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं वो बेस्ड हैं सबसे पहले प्रैक्टिकलिटी पे, सब्जेक्टिविटी, कन्वीनियंस इन रिकॉर्डिंग एंड नन ऑफ द अबव। जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो प्रैक्टिकलिटी पे बेस्ड हैं, क्योंकि कुछ एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन हैं विच आर नॉट स्टैटिक, वो चेंज होती रहती हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। तो वो प्रैक्टिकलिटी पे बेस्ड होती हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में वो एप्लीकेबल है या नहीं है, तो वो टाइम के साथ चेंज होती रहती हैं, स्टैटिक नहीं होती है। नेक्स्ट इज इन अ बिजनेस नेट एसेट net asset on January 1 are rupees 6,000 and on January 31 are of 7,500. If withdrawal by the owner during the January are rupees 1,000, then net income for the January is। तो जनवरी की नेट इनकम क्या होगी। तब देखो हमारी बिजनेस की नेट एसेट थी 31 जनवरी को, वो कितनी थी, ये थी ना 7,500। उसमें से ये तो थी हमारी 31 जनवरी को, उसमें हमने ये एंड में है क्लोजिंग बैलेंस, तो उसमें से हमने ड्राइंग किए कितने 1,000 रुपये, तो उसमें हम ऐड कर देंगे 1,000 रुपये, क्योंकि ये लास्ट ले रहे हैं। स्टार्टिंग वाला लेते जैसे हम 6,000 लेते तो उसमें से ड्राइंग माइनस करते तभी तो ये वाली चीज़ आती, लेकिन हमने बैक से लिया तो ऐड करेंगे, तो 7,500 में हम ड्राइंग ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8,500। उसके बाद हम लेस कर देंगे नेट एसेट, जो कि फर्स्ट 1 तारीख को कितनी थी 6,000, तो वो लेस कर देंगे तो हमारा कितना बच जाएगा 2,500। तो ये हमारी नेट इनकम हो जाएगी जो कि हमने अर्न की है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, नहीं तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं वीडियो को, आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट अ करंट लाइबिलिटी। तो इनमें से कौन सी है जो हमारी करंट लाइबिलिटी को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करती है। तो बिल पेबल हमारी करंट लाइबिलिटी होती है, पता ही है। ट्रेड क्रेडिटर्स भी हमारे होती है करंट लाइबिलिटी। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिबेंचर, ये यहाँ पे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिबेंचर है, ये भी हमारी करंट लाइबिलिटी है क्योंकि हमने इंटरेस्ट जो है वो पे करना है डिबेंचर्स पे। जो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है वो हमारी करंट लाइबिलिटी
नहीं होती है, क्योंकि करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती हैं जो हमें 1 साल के अंदर अंदर पे करनी है, जैसे बिल पेबल, ट्रेड क्रेडिटर, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिबेंचर, इसलिए ये करंट लाइबिलिटी है। जबकि जो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी होती है वो लाइबिलिटी होती है जो ओकर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, वो फ्यूचर के अनसर्टेनिटी पे डिपेंड करती है कि फ्यूचर पे कोई ऐसी अनसर्टेनिटी हो जाए, उसके आउटकम की वजह से वो चीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। मतलब कि वो लाइबिलिटी हमारी सर्टेन नहीं है, वो ओकर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, उसको हम बोलते हैं कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। तो इसका आंसर है कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट इज़ है, जो हमने अपना इंश्योरेंस अकाउंट है पहले ही पे कर दिया है एडवांस में, तो वो हमारी लाइबिलिटी तो नहीं होगी ना। लाइबिलिटी तो वो होती है जो हमें पे करनी रहती है, अभी हमने तो पे कर दी तो लाइबिलिटी तो है नहीं। तो ये हमारी क्या होगी, हमारी एसेट। एसेट होगा क्योंकि हमने एडवांस में पे कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पर्सनल अकाउंट, इनमें से कौन सा है जो कि हमारा पर्सनल अकाउंट है। प्रीपेड प्रीपेड सैलरी अकाउंट, प्रीपेड सैलरी अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, हमने किसी को सैलरी प्रीपेड एडवांस में पे कर दी है, आउटस्टैंडिंग रेंट है। तो हमने पढ़े थे 3 तरह के अकाउंट, पहले हम 2 में क्लासीफाई करेंगे, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में होता है रियल, पर्सनल में होता है नॉमिनल और पर्सनल। पर्सनल में भी आपके 2 तरह के होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, और ये हमारा अकाउंट होता है। ठीक है, एक सेकेंड भाई। तो ये हमारे सभी के सभी जो अकाउंट हैं वो क्या है, हमारे पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, तो ये ऑल अकाउंट आर अ पर्सनल अकाउंट। लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, तो हमारा इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है अकाउंटिंग का। कीपिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना फंक्शन है या नहीं है, चल है ना फंक्शन, हम रिकॉर्ड ही तो करते हैं अकाउंट में। प्रोटेक्टिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस, मैंने पहले भी बताया था कि याद रखना स्पेशली कि हम एसेट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। मैक्सिमाइज द रिजल्ट्स, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और रिजल्ट्स को मैक्सिमाइज करना तो हमारा अकाउंटिंग का पर्पज़ नहीं है। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, तो इसका एक सेकेंड, तो इसका आंसर आप मुझे, वैसे तो आपको पता ही चल गया भाई, पहले भी हो चुका है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आप इसका मुझे कमेंट में बताना व्हाट विल बी 40th क्वेश्चन आंसर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई आपको लगा है कि कोई मिस्टेक है तो वो कमेंट में बताना, अगले वीडियो में उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। आप ये पूरी सीरीज़ करना, हो सकता है कि मेरी वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन आपको जो कंटेंट मिलेगा वो A1 मिलेगा, और आपको इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीटेड मिलेंगे, देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। तो आप इनको क्वालिटी को ना देखते हुए कंटेंट क्वालिटी पे फोकस करना, और इसको अगर स्लो लग रहा है तो 2x की स्पीड पे देखना। होप आपको समझ आ गया होगा। अगर एक बार में समझ नहीं आती है तो आप रिवाइंड कर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।